सेशन 3 हमारा जो है वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। इसके ऑब्जेक्टिव जो है उसके अंदर एक्सप्लेन वेरिएबल्स एंड देयर पर्पस, स्टेट द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल declaration, explain the rule and convention for naming variables, explain data types, describe primitive and reference data type, describe escape sequence, describe format specifier, identify and explain different type of operators, explain the concept of casting, explain implicit and explicit conversion। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इस सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपके पास एक जो है क्या होता है, लोकेशन इन अ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी विच स्टोर द डेटा दैट इज यूज इन अ जावा प्रोग्राम। क्या है, हमारे पास एक जगह का नाम है, ठीक है, जहां पर हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई डेटा स्टोर हो रहा होता है। अब वेरिएबल किसी भी लैंग्वेज के अंदर बात करें, चाहे सी में बात करें चाहे जावास्क्रिप्ट में बात करें, तो वेरिएबल का काम सेम ही है कि आप क्या करते हैं, किसी डेटा को स्टोर कर रहा होता है आपकी मेमोरी के अंदर। अच्छा जी, अब यहां पर वही सी वाला तरीका है बिल्कुल ही कि आपने जब वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो उससे पहले क्या आएगी, वेरिएबल की डेटा टाइप आएगी और उसके बाद वेरिएबल का नाम आएगा, ठीक है। जिस तरह इंटीजर रोल नंबर, 4 जेंडर। रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, तो रूल्स आपको पता होने चाहिए कि अगर आप जो है काम कर रहे हैं, कोई भी नाम रख रहे हैं वेरिएबल्स का, तो जो है आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए कि किस तरीके का नाम हम रख सकते हैं और किस तरीके का नाम हमें अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वेरिएबल्स नेम में कंसिस्ट ऑफ यूनिकोड लेटर्स एंड डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। ये वो चीजें हैं जो कि वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के नाम में आ सकती है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या है? A variable name must begin with a letter, the dollar sign और the underscore character। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि स्टार्ट में आ सकता है। आप वेरिएबल के नाम से पहले कोई नंबर नहीं लिख सकते। वेरिएबल नेम must not be a keyword or reserved in Java। Variable name in Java are case sensitive। For example, the variable name small number and capital N से जो स्टार्ट हो रहा है नंबर refer to two different variables। If a variable name comprise a single word, the name should be in lower case। अब ये बेस्ट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि अगर आपका वेरिएबल का नाम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर पर है तो आपने क्या करना है, उसको लोअर केस में लिखना है। If the variable name consists of more than one word, the first letter of each subsequent word should be capitalized। मिसाल के तौर एम्प्लॉयज लिखा, उसके बाद नंबर का n बड़ा होगा, उसके आगे अगर और भी कोई आया था तीसरा वर्ड तो उसका भी कैपिटल फर्स्ट लेटर होता, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर अकाउंट बैलेंस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कुछ वैलिड वेरिएबल्स के नाम जो आप रख सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर इज वैलिड, R से स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, ये भी वैलिड है। क्यों? बीच में नंबर्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है, ठीक है। ये भी वैलिड है क्योंकि डॉलर से भी स्टार्ट हो सकता है वेरिएबल का नाम, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, ये भी वैलिड है। डॉलर डॉलर अंडरस्कोर ये भी वैलिड है। ये वैलिड नहीं है बिकॉज स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। उसके बाद आ जाओ डबल। डबल भी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये कीवर्ड है। फोर शॉर्ट ये भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि डिजिट से स्टार्ट हो रहा है और हमने ऊपर पढ़ा कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब यहां पर बोल रहे हैं कि वेरिएबल असाइन करते वक्त तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, ये वेरिएबल क्या हो रही है, असाइन हो रही है। मैं यहां पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूं, नेक्स्ट, और यहां पर लिख देता हूं वेरिएबल्स, बल्कि सेशन 2 है ना हमारा, सेशन 3 है। पहले मैं डायरेक्टरी में चले जाता हूँ, कहाँ पर हमने सेव करा था,
सेशन 3। मैं एक चीज़ ज़रा देख लूँ कि मैंने किस तरह सेव करी हुई है यहाँ पर चीज़ें, ताकि जो ना हमारी फॉर्मेटिंग ख़राब ना हो। सही है, ठीक। अच्छा जी, वेरिएबल्स के नाम से मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया और उसको मैंने यहाँ से फिनिश कर दिया। अच्छा जी, अब हम एक चीज़ आप याद रखें कि ये अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि इंटीजर नम, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड अ डिक्लेरेशन। सही है। और जिस स्टेप में मैं इस नम की वैल्यू को असाइन करूंगा, दिस स्टेप इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। अच्छा जी, अब डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों हमें पता चल गए क्या होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को वो यहाँ पर बता रहे हैं आपको। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरी गुड। और ये क्या है, ये वैल्यूज नहीं होती, इसका जावा में इसको एक नाम दे दिया गया जिसको हम कहते हैं लिटरल्स। लिटरल्स आर कांस्टेंट वैल्यूज असाइंड टू वेरिएबल डायरेक्टली इन द कोड विदाउट एनी कंप्यूटेशन। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली हमने कोई चीज असाइन कर दी वेरिएबल के अंदर, तो ये हमारे पास लिटरल्स कहला रही होती है। क्लियर। अब लिटरल्स हमारे पास कोई भी किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती है, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल वैल्यू हो, चाहे वो कोई डेसिमल वैल्यू हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं। अब आज सबसे पहले यहाँ बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे पास वेरिएबल्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल, और तीसरा होता है लोकल वेरिएबल। सबसे पहले बात करते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल की। अब इंस्टेंस वेरिएबल हमारे पास कौन से वेरिएबल्स होते हैं, लिखा हुआ है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ यू टू डिफाइन डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल दैट आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। इंस्टेंस वेरिएबल, the state of an object is represented as fields or attributes or instance variable in the class definition. Each object created from a class will have its own copy of instance variable. देखो बेटा, इंस्टेंस वेरिएबल उन वेरिएबल को हम कह रहे होते हैं जो कि हमारे पास डायरेक्टली क्लास के अंदर बन रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक न्यू क्लास बनाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, जावा की न्यू क्लास, और इस क्लास का नाम रख देता हूँ मैं अकाउंट्स। ठीक है, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अकाउंट्स के नाम की मेरे पास एक क्लास बन गई और उसके मैं 3 फील्ड्स बना देता हूँ, एक अकाउंट नंबर, एक कस्टमर नेम एंड बैलेंस। तो इंटीजर अकाउंट नंबर, फिर कस्टमर नेम, कस्टमर नेम स्ट्रिंग में आएगा, कस्टमर नेम, और उसके बाद क्या है हमारे पास, बैलेंस। बैलेंस क्लियर है। मैंने ये मुझे ये बताएं कि ये जो तीनों वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर करे हैं, ये हमारे पास किसी फंक्शन के अंदर है क्या, डायरेक्ट क्लास के अंदर है ना।
तो ऐसे वेरिएबल्स जो कि डायरेक्ट क्लास के अंदर बने वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। अब मैं यहां पर आता हूं और इधर मेन के अंदर इसको मैं कॉल करता हूं। तो मैं सबसे पहले इस क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार क्या है, देखो ये तो क्लास है ना, क्लास इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट, हमने इसके अंदर चीजें डिस्क्राइब कर दी। अब मैं जितने चाहे इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार क्या होता है, अकाउंट्स, और इसका नाम मैं रख देता हूं ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू न्यू अकाउंट्स। ठीक है, और जैसे ही मैं अब ऑब्जेक्ट 1 लिखता हूं, डॉट प्रेस करूंगा तो इसने वो तीनों हिंट हमें यहां पर डिफाइन कर दिए। मैं अकाउंट नंबर असाइन कर देता हूं 101, ऑब्जेक्ट 1 डॉट कस्टमर नेम में डिफाइन कर देता हूं इसके अंदर 7, और ऑब्जेक्ट 1 डॉट बैलेंस इसका मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। ठीक है, अब ये मेरे पास ये हमारे पास क्या है, एक इंस्टेंस वेरिएबल्स जो हमने यहाँ डिक्लेयर करे थे इसको हमने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, और अगर मुझे इनको प्रिंट करवाना होगा तो मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, और मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ अकाउंट नंबर इज, और इसके बाद प्लस के बाद मैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट अकाउंट नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद दोबारा से मैं प्लस करता हूं, और यहां पर मुझे /n लाइन ब्रेक करने के लिए, और मैं लिख देता हूं कस्टमर नेम इज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 डॉट कस्टमर नेम। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं हम क्या आ रहा है। तो कस्टमर नेम भी आ गया और अकाउंट नंबर भी आ गया, और सेम लाइक दैट हम जो इसके आगे प्लस /n लाइन ब्रेक करने के लिए, और बैलेंस, और बैलेंस के बाद प्लस कराने के बाद ऑब्जेक्ट 1 डॉट बैलेंस। ठीक है, और अब जब हम इसको चलाते हैं तो इसने हमें करेक्ट आंसर दे दिया है। अब एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जितने चाहे बना सकते हैं। तो वो यही चीज यहां पर बता रहे हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर हम जितने चाहे वेरिएबल्स हम बना सकते हैं। हम पूरा सेम यही काम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट 2 कर दिया, जब इधर 2 कर दिया तो फिर इधर ही वैल्यू 2 कर दी, इधर भी 2 और इधर भी 2। क्लियर, और जब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहूंगा मैं इसको कर देता हूं 102 फरहान, और ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, और अब इसको हम चलाते हैं तो आपके सामने दूसरे का भी रिजल्ट आ गया।
अब बात गौर करने की ये कि देखो बेटा, हमने वेरिएबल्स एक ही मरतबा डिक्लेयर करे थे ना, इन्हीं वेरिएबल्स को हमने 2 मरतबा यूज कर लिया। अब जितनी मरतबा चाहे हम इसका क्लास को ऑब्जेक्ट बनाए और इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास काम होता है इंस्टेंस वेरिएबल का, जिसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं, या फिर एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। दूसरे वेरिएबल्स हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल कहलाते हैं। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि अपनी वैल्यू को जो कॉपी जनरेट नहीं करते ऑब्जेक्ट बनाने के साथ साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैटिक, दीज आर ऑल्सो नोन एज अ क्लास वेरिएबल्स, ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज मेंटेन इन द मेमोरी दैट इज shared by all the object belonging to that class. These fields are declared using the static keyword. Following figure show the static value in a Java program. अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर हम आते हैं यहाँ पर और एक फील्ड में यहाँ बना लेता हूँ स्टैटिक काउंट, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू मैंने क्या रख दी, अच्छा स्टैटिक एस छोटा होता है, सॉरी स्टैटिक के बाद इंटीजर भी तो लिखना है, ठीक है बेटा। मैंने क्या कर दिया, स्टैटिक काउंट। अब जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो इसकी हिंट तो आनी चाहिए, लेकिन स्टैटिक की हिंट नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसकी कॉपी जनरेट नहीं होती। सही है, क्या नहीं होती, कॉपी जनरेट नहीं होती। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अच्छा, स्टैटिक को हम जो है फंक्शंस के साथ यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक वॉइड ऐड स्टैटिक इंटीजर काउंट इक्वल्स टू 1। कहाँ मसला आ रहा है? स्टैटिक तो यहाँ पर तो आएगा, सही है। क्या दरअसल ये स्टैटिक फंक्शन होगा हमारे पास। क्या होगा? स्टैटिक फंक्शन होगा। यहाँ पर जो इसका मकसद जो है ना स्टैटिक का, असल में हाँ, दरअसल इसका इस्तेमाल जो है ना हमारे पास होता ये है कि चीज़ों को काउंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि कितनी मरतबा ये चीज़ चल रही है, कितने इसके ऑब्जेक्ट बने। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 10 स्टैटिक वेरिएबल है। दरअसल स्टैटिक जो है ना
अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें तो अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या है, हमारे पास क्लास का नाम है। डायरेक्ट क्लास के नाम के बाद अकाउंट्स हमारे पास एक्सेस हो रहा है। जब मैं इसको यहाँ प्रिंट करवाता हूँ अकाउंट को, और यहाँ पर मैं अकाउंट डॉट अकाउंट, और उसको चलाता हूँ मैं, तो क्या वैल्यू शो हो रही है? डबल वन शो हो रही है ना? डबल वन क्यों शो हो रही है? क्योंकि इसने यहाँ पर मैंने क्या वैल्यू साइन कराई थी 10, इसने इसी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। जितनी मरतबा भी मैं इसको यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ चलाऊंगा, ये हमारे पास पिछली वैल्यू को इंक्रीमेंट करके और उसके आगे हमें आंसर देगा। आ रही बात समझ में? यानी कि इसकी कॉपी जनरेट नहीं होती। अगर कॉपी जनरेट होती ना तो फिर मैं ऑब्जेक्ट के नाम के बाद डॉट लगाकर उस वेरिएबल को एक्सेस करता। आ रही बात समझ में? तो स्टैटिक का जो है हमारे पास काम जो है किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, और इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। जिस तरह स्टैटिक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी आपने देखा है। क्यों यूज़ करें? क्योंकि स्टैटिक फंक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। मैं इसी क्लास के अंदर अगर वेरिएबल, ये क्लास है ना मेरे पास वेरिएबल, मैं वेरिएबल्स के नाम से जो मेरे पास क्लास है v इज इक्वल्स टू न्यू वेरिएबल्स, ठीक है। अब असूलन तो इसके अंदर मेन की हिंट आनी चाहिए, v डॉट मेन आना चाहिए ना, फंक्शन बना हुआ है, लेकिन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसके साथ स्टैटिक का फंक्शन लगा हुआ है। दरअसल मेन तो आपका बिल्ट इन एक कीवर्ड है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ऐड कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। यानी कि हाँ, किसी के अंदर आप कर सकते हो। इधर आप दूसरा बना दो v डॉट, तो ये ऐड आ गया, ठीक है। तो खैर समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ, स्टैटिक का जो है ना आपके पास कॉपी जनरेट नहीं होती। तो ये दूसरे टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स हो गए। अच्छा, अब तीसरा वेरिएबल्स हमारे पास कौन सा होता है? वो हमारे पास होता है लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि इनसाइड द मेथड फंक्शन बनते हैं। किस तरीके से? यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर हम पब्लिक वॉइड, और इधर मैं कोई भी किसी नाम से भी फंक्शन बना दूं, ठीक है जी। कार के नाम से फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर फिर अब मैं कोई भी चीज़ मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, इंटीजर नम इज इक्वल्स टू 10। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये वेरिएबल ऊपर भी डिक्लेयर करा हुआ है, इसी नाम का मैं इसके अंदर डिक्लेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड द क्लास है, ये और ये इसको अलग अलग कंसिडर करेगा। इसका काम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही होगा, ठीक है। जबकि ये हमारे पास जो इंस्टेंस है ये फंक्शन के बाहर वर्क कर रहा होगा। जब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जाकर जब मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, तो यहाँ पर हिंट में वो वेरिएबल्स नहीं आ रहे जो कार के अंदर बने हुए थे। आ रहे हैं क्या? अच्छा जी, अभी आपको बता रहे हैं कि भाई वही स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स क्या है। सी लैंग्वेज C++ के ना दो तरह के वेरिएबल्स हमारे पास डिक्लेयर होते थे, एक लोकल और एक ग्लोबल। ग्लोबल वो होते थे जो फंक्शन के बाहर बन रहे होते थे, और लोकल वो होते थे जो कि फंक्शन के अंदर बन रहे होते थे। यहाँ पर हमारे पास जावा में दो लेवल्स होते हैं। एक वो यहाँ पर क्लास के अंदर जो बन रहा होता है वो एज अ इंस्टेंस होता है, जो कि आपका ग्लोबल कह सकते हो, और जो मेथड के अंदर होता है वो
एज अ लोकल के तौर पे यूज हो रहा होता है। अच्छा जी, अब आ जाए डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स आपके पास जावा में दो तरह की होती है, एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होती है इन रेफरेंस डेटा टाइप। डेटा टाइप्स का मतलब क्या है? डेटा टाइप का मतलब जो वेरिएबल के अंदर मैं डेटा असाइन कर रहा हूँ इसकी टाइप क्या है। आया ये इंटीजर है, आया ये स्ट्रिंग है, आया ये कोई डेसिमल वैल्यू है, कि कौन सा टाइप की वैल्यू है, हमें ये टाइप बतानी होती है, जो कि हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। हमने यहाँ पर यूज करी है इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल। तो ये हमारे पास तीनों जो मैंने यूज करी है ये हमारे पास जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आ रही होती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देख लेते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास जो आता है इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर और बूलियन। इंटीजर के अंदर फर्दर फिर आती है बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग। फ्लोट में फ्लोट और डबल, कैरेक्टर में 4 एंड बूलियन में बूलियन। तो अब इंटीजर के ऊपर आते हैं। तो अब इंटीजर पे अगर आप देखें तो यहां पर अब इसकी साइज, इंटीजर जो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, एक बाइट 8 बिट्स का होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो इसका एक बाइट जो है इसका साइज भी 8 बिट्स ही है। ठीक है। और रेंज इसकी है -128 से लेकर +128 तक। मतलब ये कि इतने नंबर इसके अंदर सेव हो सकते हैं -128 से लेकर पॉजिटिव के 128 तक। अच्छा, कब इसको इस्तेमाल करते हैं? यूजफुल व्हेन वर्किंग विथ रॉज बाइनरी डेटा। जब बाइनरी डेटा में हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पर ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इसका कीवर्ड क्या है? बाइट लिखकर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह शॉर्ट, उसका डबल है, बाइट का डबल शॉर्ट। ये 8 था इसका साइज, इसका क्या हो गया? 16 बिट साइज हो गया। इसका रेंज ये है। और इसको हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं? यूज टू स्टोर स्मॉल नंबर, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज नंबर वगैरह के लिए हम शॉर्ट यूज़ कर रहे होते हैं। और उसका कीवर्ड है शॉर्ट। इंटीजर 16 का डबल, देख रहे हैं, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64। ठीक है, 64। तो अब इसका रेंज ये है, देखो रेंज बढ़ती आ रही है। और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह, पेड वगैरह बनाने के लिए। जबकि लॉन्ग का इस्तेमाल किस लिए होता है? पॉपुलेशन वगैरह कैलकुलेट वगैरह करने का अगर हमारा काम हो रहा है तो हम ज़्यादातर उसके लिए लॉन्ग यूज़ करते हैं। बताने का मकसद क्या है कि अगर हमारा छोटा काम है तो उसके लिए बाइट यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि हमें क्लास के बच्चों के रोल नंबर सेव करने जो कि 10 बच्चे और उसके लिए हम लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? फजूल में हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी और हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो ज़्यादा स्पेस लेगा। फ्लोट पे आ जाए तो फ्लोट हमारे पास दो होते हैं, 32 और 64। ठीक है। क्या चीज? जैसे आप ये 64 बिट दिखा रहे हैं, हमारे से ज्यादा का और कितना? ये बहुत ज्यादा रेंज से ज्यादा का नहीं होता। ज्यादा का नहीं होता। हाँ, ये वैसे ही बहुत ज्यादा रेंज है। और अगर से ज़्यादा का होता है तो उसके लिए फिर आपके पास एरेज हैं और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जिसके अंदर आप स्टोर करा सकते हैं। लेकिन असल में इसका काम ये होता है कि असल में जो इसका काम है ना वेरिएबल का, वो क्या है? डेटा को पास करवाना डेटाबेस में जाकर। ठीक है ना। तो ये पासिंग के लिए यूज हो रहा होता है, परमानेंट तो स्टोर नहीं हो रहा होता ना वेरिएबल के अंदर चीज़, टेम्परेरी तौर पर स्टोर करता है अपने अंदर। अच्छा जी, तो ये फ्लोट हमारे पास जो है यूजफुल व्हेन अ नंबर नीड्स अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट बट विथ लेस प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब ये पॉइंट के बाद 2-3 जीरो अगर आते हैं तो उसके लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। और अगर ज्यादा जीरो आ रहे पॉइंट के बाद, यानी 0.333337 टाइम और उस तरह के नंबर आ रहे हैं तो उसके लिए हम फिर डबल यूज करते हैं, जिसमें हमें एक्यूरेट वैल्यू पता चल रही होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके सामने कैरेक्टर चार आपको पता है क्या है? कैरेक्टर्स वगैरह को स्टोर करा रहे होते हैं हम 4 की मदद से। बूलियन के अंदर क्या कर रहे होते हैं? ट्रू फॉल्स स्टोर करवा रहे होते हैं। अच्छा जी, स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर।
यहाँ पर लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो सपोर्ट स्ट्रिंग। वैसे तो नहीं है ये, लेकिन कंसीडर करा जाता है इसको भी प्रिमिटिव में। क्यों? क्योंकि इसके लिए कुछ भी ये भी डायरेक्टली यूज हो रहा होता है। Java does not provide any primitive data type for storing string. Instead, provide a class string to create string variable। यानी कि क्या बात कर रहे हैं कि string हमारे पास क्या है? क्लास है। A string class is defined within the java.lang package in Java SE API। ये java.lang क्या है? हमारे पास एक पैकेज है, ठीक है, एक बिल्ट इन पैकेज है जिसके अंदर हमारे पास ये स्ट्रिंग की क्लास बनी हुई है। अब देख लो यहाँ पर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बनाया था नहीं स्ट्रिंग। हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। स्ट्रिंग ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। आ रही बात समझ में? और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पर जाकर मैं ये जो दूसरे वाले में काम कर लेते हैं। चलो obj2.car हेलो प्रिंट हो गया। आ रही बात समझ में? तो असल में स्ट्रिंग हमारे पास एक क्लास है। असल में स्ट्रिंग क्या है? हमारे पास एक क्लास है, लेकिन वो एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप के तौर पे हम यूज कर रहे होते हैं इसको। सही है, यानी कि इसको इतना फ्लेक्सिबल बना दिया है। अब उन तमाम चीजों की एग्जांपल्स बनाई हुई है जो कि मैं आपको ऑलरेडी साथ साथ करवा भी रहा हूं। अच्छा जी, अब आ जाए रेफरेंस डेटा टाइप के ऊपर। रेफरेंस डेटा टाइप हमारे पास क्या है? एरेज, क्लास एंड इंटरफेस, ठीक है, ये हमारे पास किस में आता है? अब एरेज हमारे पास पूरा चैप्टर है। क्लास आपको पता है, क्लास के अंदर क्या है? हमारे पास बहुत सारी चीजें, हमने वेरिएबल्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, तमाम की तमाम चीजें किसके अंदर आ रही होती हैं? क्लास में आ रही होती है। इंटरफेस क्या है? नहीं, ग्राफिकल इसमें बने हुए मतलब आपको सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर करने में, इसके अंदर जस्ट फंक्शन डिक्लेयर होता है। खैर इंटरफेस भी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसको भी होल्ड पे रखे। हम इसको जो है आगे फर्दर पढ़ेंगे जब इंटरफेस के सेशन पे हम आएंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर है इंटरफेस का। अच्छा जी, लेकिन ये याद रखें कि रेफरेंस डेटा टाइप हमारे पास तीन है, एक है एरेज, एक क्लास और एक इंटरफेस। लिटरल्स आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इंटीजर वैल्यू को इंटीजर लिटरल कह रहे हैं, फ्लोट वैल्यू को फ्लोट लिटरल कह रहे हैं, कैरेक्टर को कैरेक्टर लिटरल कह रहे हैं, बूलियन को बूलियन लिटरल कह रहे हैं। अच्छा जी, अब ये बता रहे हैं कि भाई अगर किसी चीज से पहले आपने अंडरस्कोर लगाया, मिसाल के तौर पर न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो बीच में अंडरस्कोर देंगे तो वो असाइन हो जाएगी, लेकिन अगर स्टार्ट में अंडरस्कोर देंगे तो वो असाइन नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। आपने डॉट से पहले अंडरस्कोर नहीं लगाना, ठीक है। और इसी तरह आपने एक्स, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो x के बाद भी उससे पहले भी आपने अंडरस्कोर नहीं लगाना, ठीक है। डॉट के बाद लगा सकते हैं। क्या चीज? डॉट के बाद, डॉट के बाद नहीं लगा सकते ना, डॉट के बाद ये गलत तो है यहाँ पर। पहले बाद में नहीं लगा सकते, आसपास नहीं लगा सकते, सही है। अच्छा जी, अब आ जाए स्किप सीक्वेंस के ऊपर। अब मैंने जिस तरह स्लैश एन यूज कर रहा था, ये भी एक स्किप सीक्वेंस था जो कि लाइन ब्रेक, न्यू लाइन के लिए यूज कर रहे थे हम। इसी तरह स्लैश टी टैब के लिए यूज करते हैं, स्लैश बी बैक स्पेस के लिए,
सिंगल कोड के लिए स्लैश कॉमा, ये वही है जो सी में हमने देखे थे, ठीक है। और डबल कोड के लिए वगैरह वगैरह। तो ये तमाम जो हमारे पास जो है एस्केप सीक्वेंस है। इसकी एक छोटी सी यहाँ पर एग्जांपल ही बनी हुई है, हम जाकर इसकी क्लास बना लेते हैं। मेन फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, कॉमास को रिप्लेस कर लेते हैं हम, कंट्रोल एच प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे और उसको रिप्लेस ऑल। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप जो है स्लैश टी लगा हुआ, स्लैश एन लगा हुआ है। अब इनसे काम क्या क्या हो रहा है देख लें। अच्छा, अब ये मसला आ गया कि मैं चला रहा हूँ तो ये कौन सा चल रहा है, वेरिएबल वाली चल रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी मेन वाली कौन सी चले, एस्केप सीक्वेंस वाली क्लास एज अ मेन क्लास चले। तो मैंने राइट क्लिक करके इधर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आया और यहाँ पर मैं रन पे जाऊँगा। रन पे जाने के बाद ब्राउज पे जाऊँगा मेन क्लास और यहाँ पर स्किप सीक्वेंस सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट मेन और इसको ओके कर दूंगा। और अब जब मैं ऐसे प्रोग्राम चलाऊंगा तो मेरी ये वाली फाइल एज अ मेन चलेगी, क्योंकि देखो दो के साथ प्ले का निशान आ रहा है ना, तो हमें सेट करना पड़ेगा फिर कि कौन सी एज अ मेन हमने चलानी है। तो फिर यहाँ पर देखो ये जो डिक है हमारे पास, ये आपके पास किस में आ रहा है, डबल कोड के अंदर आ रहा है। और एक टैब आ रहा है, ये देखो हॉरिजॉन्टल टैब आ रहा है, स्लैश एन से लाइन ब्रेक हो गया और ये तमाम चीज़ें आपके सामने फिर शो हो रही है। स्लैश से क्या हो रहा है? स्लैश कौन सा, ये वो इन्वर्टेड कॉमा के साथ वो हो रहा है ना, इन्वर्टेड कॉमा। ये इन्वर्टेड कॉमर्स खाली नहीं लग सकते ना, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर ये हटा देंगे ना तो देखो इसने इसी को यहाँ तक स्ट्रिंग बना लिया, ये बीच वाला वो कंसिडर ही नहीं कर रहा। इसका इसने ये एक पेयर ये बना लिया और एक पेयर ये बना लिया स्ट्रिंग का। आ रही बात समझ में? तो इसलिए जो डबल कोड हमारे पास इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर के तौर पे यूज हो रहा होता है ना, कि इसके अंदर लिखना होता है। तो जब इसी को प्रिंट करवाने तो हम बैक स्लैश इसके लिए यूज करते हैं। तो ये भी चीज हो गई हमारे पास। अच्छा जी, अब ये आपके पास कुछ हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं। हेक्साडेसिमल कोड U0048। अब इसका मतलब एक अल्फाबेट है, ये कोड है ना, ये एक अल्फाबेट को शो कर रहा होता है। बैक स्लैश के बाद ये कोड एक अल्फाबेट को शो कर रहा होता है, यानी कि ये समझ लें हेक्साडेसिमल की ज़बान में ABCD लिखी हुई है। तो इससे आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो प्रिंट हो रहा है। और नीचे आपने जो लिखा हुआ है वो जो ब्लैक, ठीक है, ब्लैक 2007 ब्लैक जो भी लिखा हुआ, खैर। तो कॉन्स्टेंट्स एंड इनॉमिनेशन, हाँ पढ़ते हैं। कॉन्स्टेंट एंड इनॉमिनेशन ऐसी चीज, अगर देखो बेटा, कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जो कि हमारे पास क्या हो, जिसको हम बाद में मॉडिफाई ना कर सके, चेंजेबल ना हो। लिखा हुआ कांस्टेंट इन जावा आर फिक्स्ड वैल्यू असाइंड टू आइडेंटिफायर दैट आर नॉट मॉडिफाई। मिसाल के तौर पे पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स वैल्यू है ना, हमें चेंज तो नहीं करनी पाई की वैल्यू अपने मूड के हिसाब से, ये तो फिक्स वैल्यू है। तो इसीलिए ऐसी कोई वैल्यू जो कि फिक्स हो उसके लिए हम फाइनल का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहां पर भी आ जाए, मैं एक क्लास बनाता हूं एरिया ऑफ अ सर्कल के नाम से। एरिया ऑफ अ सर्कल फिनिश्ड, ठीक है। और यहां पर अब मैं क्या करता हूं, एक मेन फंक्शन बना लेता हूं
और उसके बाद यहाँ पर हमने जो है कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर गौर करें अगर आप, तो क्या नजर आ रहा है, एक नई चीज नजर आ रही है कि डबल से पहले फाइनल लिखा हुआ है। जहां पर मैंने स्टैटिक लिखा था स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए, उस जगह पे क्या लिखा हुआ है, फाइनल लिखा हुआ है। तो एक चीज याद रख लो, ये चीज इंटरव्यू से पूछी आती है कि स्टैटिक और फाइनल में फर्क क्या है। तो स्टैटिक कॉपी जनरेट नहीं करता, ठीक है, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है लेकिन कॉपी जनरेट नहीं करता। फाइनल आपके सामने वैल्यू को चेंज होने नहीं देता, ठीक है। मैंने फाइनल लिखा यहां पर, और अगर मैं यहां पर लिख देता हूं पाई क्या आ गया हमारा, ये ना पाई प्लस प्लस, तो देखो इस लाइन पे एरर आ गया। क्या बोल रहा है ये, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते दोबारा से। आ रही बात समझ में? यानी कि एक मरतबा अगर आपने कोई चीज रख दी और आपने ये बोल दिया कि भाई इसको मैंने चेंज नहीं करना, आप उसको फाइनल लगा दो, ताकि कल कल को अगर कोई आपकी टीम का ही बंदा चेंज कर दे उसे, तो उसको भी वार्निंग आ जाए कि भाई ये फाइनल वैल्यू ये चेंजेबल नहीं है, यानी कि इस चीज को आप छेड़ो ही नहीं। तो अब मैं यहां पर जाता हूँ और इसको भी एज अ मेन क्लास बनाने के लिए मैं चलाना है तो मेन क्लास बनाना पड़ेगा। अब रन पे जाओ, ब्राउज करो, तो ये शो ही नहीं हो रहा। नहीं, दरअसल हमने इसको बिल्ड करना जरूरी है। एक मरतबा बिल्ड प्रोजेक्ट करो, बल्कि आप बिल्ड से पहले आप एक काम करें, एक मरतबा रन प्रोजेक्ट कर लें, ठीक है। ये चीज मैं आपको, और आप जब जहां पर जाए रन में जाएंगे तो आपके सामने वो नजर आ जाएगा, क्योंकि एक मरतबा कंपाइल होता है ना पूरा प्रोग्राम। और अब आप जब चलाएंगे तो एरिया ऑफ सर्कल इज, जो भी कैलकुलेट होकर बना है एरिया के अंदर असाइन हुआ और वो आपके पास आउटपुट के अंदर प्रिंट हो गया। क्लियर? अब बात कर रहे हैं यहाँ पर इनॉमिनेशन की। जावा SE 5.0 इंट्रोड्यूस इनॉमिनेशन, यानी कि जावा का जो जब 5.0 वर्जन आया ना, उसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई और उसका नाम इन्होंने क्या रखा, इनॉमिनेशन। एंड इनॉमिनेशन इज डिफाइंड एज अ लिस्ट दैट कंटेन्स कॉन्स्टेंट्स, unlike C++ where enumeration was a list of named integer contains, in Java enumeration is a class type. हमने जो है enum, जो हमारे पास enum, ये करता क्या है, ये हमारे पास एक क्लास की टाइप होती है जिसके अंदर हम कॉन्स्टेंट वैल्यूज को असाइन कर रहे होते हैं। नीचे देखो लिखा हुआ है, दिस मीन इट कैन कंटेन इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स, यानी कि इसके अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल भी बना सकते हैं, मेथड भी बना सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराते हैं, ठीक है। खैर इसको मैं और आगे डिटेल में बताऊंगा। डिनोमिनेशन इज क्रिएटेड यूजिंग द एनम कीवर्ड। अब इनोमिनेशन का सिंटेक्स क्या है, पहले आपने एनम लिखना है, क्लास लिखते हैं ना, क्लास का नाम, इसी तरह एनम और एनम का नाम, और उसके बाद आपने लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज लिखनी है। अब देखो हमारे पास एक क्लास है, हम एक एनम डायरेक्शन के नाम से क्लास बनाते हैं और इस क्लास के अंदर एक एनम बना रहे हैं। अब एनम बनाने का तरीकेकार क्या है, पहले तो हमने क्या लिखा, एनम लिखा, और उसके बाद डायरेक्शन, कोई भी इसका नाम रख दिया, सही है, और उसके बाद कॉमा लगा के जो भी हमने कॉन्स्टेंट वैल्यूज के अंदर असाइन करवानी है वो हमने करवा दी। कोई भी डेटा टाइप वगैरह देने की फिलहाल इसके अंदर जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जब आपने इसके अंदर वैल्यू असाइन करवा दी, अब आपने इसको प्रिंट करवाना है, यानी कि शो करवाना है।
आप मेन फंक्शन के अंदर आए और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करा, आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा। अब ये डायरेक्शन क्या है, ये उस एनम का नाम है जो आपने रखा है और उसका इन्होंने क्या बोल रहे हैं, मैं इसको ओबीजे कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यानी कि आपने खुद की एक क्या बना ली, डेटा टाइप बना ली एक तरह से। जिस तरह बोलियन के अंदर कांस्टेंट है कि सिर्फ ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है, ऐसा ही है। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट के अंदर या तो ईस्ट आएगा या वेस्ट आएगा या नॉर्थ आएगा या फिर साउथ आएगा। क्लियर है। अब इसके अंदर वैल्यू जब असाइन करने जाएंगे हम, तो वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ओबीजे इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है ना, तो बस यहाँ पर एक काम ये करना होता है कि हमें यहाँ पर उसकी क्लास के नाम लिखने के बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तरह असाइन करना है। क्लियर। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हो और इसको फिर हम यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं। ओबीजे करके मैं प्रिंट करवा दूं तो आपके पास, मैं अच्छा इसको राइट क्लिक करके डायरेक्ट भी चला सकता हूँ टेस्ट फाइल, तो ये वाली फाइल चल जाएगी डायरेक्टली, मुझे बार बार जाकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं टेस्टिंग पे काम कर रहा हूँ तो मैंने राइट क्लिक करना है, इसी फाइल को रन फाइल कर देना, तो ये वाली फाइल चल जाएगी। तो ईस्ट आ गया आपके पास जो कॉन्स्टेंट वैल्यू थी। तो कुछ जगहों पे जो है हम कंडीशंस बनाने के लिए हम इस तरह भी काम कर सकते हैं। अब देखो ये एक तरह से हमने खुद की डेटा टाइप बना ली है कांस्टेंट वैल्यू के साथ। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट एंड एनोमरेशन के अंदर आ रही होती हैं। अच्छा, अब ये फॉर्मेटेड आउटपुट एंड इनपुट के अंदर आपके पास बता रहे हैं कि प्रिंट करने के जो तरीकेकार हैं वो बता रहे हैं कि प्रिंट, प्रिंट एलन, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ कौन सा तरीकेकार है, सी लैंग्वेज वाला, बिल्कुल सी लैंग्वेज वाला तरीकेकार है प्रिंट एफ। देखो हाँ, ये देखो प्रिंट एफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया %d और कॉमा के बाद आई की वैल्यू आ जाए तो आई की जो भी वैल्यू होगी वो इसकी जगह पर आ जाएगी। फॉर्मेट स्पेसिफायर की लिस्ट भी नजर आ रही, %d, %f, %o, %e, %n। यहां पर एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं, न्यू क्लास, और इसके अंदर ये वाला प्रोग्राम हम बना देते हैं। क्या सिंपल, आप देख लो एक समझने के लिए। आपने 10 लिख दिया, अब इसको प्रिंट करवाना है 10 को। अच्छा जी, आप लिख दो दी वैल्यू इज %d, लिख दिया। अब हमें प्रिंट एफ यूज करना है ना, प्रिंट एफ, तो %d के बाद कॉमा लगाने के बाद मैं नम लिख दूंगा, यानी कि अब नम के %d की जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, नम। आगे 10 और स्पेस बनाना है, तो इसके बाद आप स्लैशन लिख दो, तो वो क्या करेगा, इसके बाद एक स्पेस, वो लाइन ब्रेक कर देगा। आ रही बात समझ में। तो ये बिल्कुल वही सी वाला तरीका है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। ठीक है, अच्छा प्रिंट एफ तो समझ में आ गया ना सबको। अच्छा, अब आगे फॉर्मेट का मेथड। द मेथड फॉर्मेट मल्टीपल आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन अ फॉर्मेट स्ट्रिंग। द फॉर्मेट स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ द नॉर्मल स्ट्रिंग लिटरल्स इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद फॉर्मेट स्पेसिफायर and an argument list. The syntax of a format specifier is as follows. यहाँ पर क्या होता है कि हम एक बहुत सारे आर्गुमेंट्स दे सकते हैं इसके अंदर जो है, जैसे कि अब हम यहाँ पर करते क्या हैं, यहाँ पर उन्होंने कुछ इसके फ्लैग्स बनाए हुए हैं। डैश का मतलब क्या होता है, लेफ्ट जस्टिफाई द आर्गुमेंट। अब फ्लैग का काम क्या होता है, फ्लैग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट फॉर्मेट द आउटपुट रिजल्ट। There are different flags available in Java। और आर्गुमेंट इंडेक्स क्या होता है,
आर्गुमेंट इंडेक्स यहां पर आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है। इज एन इंटीजर फॉलोड बाय अ डॉलर symbol, the integer indicate that the argument should be printed in the mention position, इस जगह पर जो भी इसकी वैल्यू वो प्रिंट हो जाए। अब मिसाल के तौर पर यहां पर हम एक वेरिएबल स्कोप के नाम से क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास, और यहां पर हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर, और अब ये यहां पर इसकी एग्जांपल बनी हुई है। डबल कोट, ठीक है। और यहां से अब हम इसको चलाते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 4.00000। पहला हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4% जो कॉमा पहले कॉमे के बाद नम की वैल्यू आ गई, ठीक है, इज %f % एंड। दरअसल यहां पर जो है हमारे पास ये इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और ये हमारे पास फ्लोट वैल्यू, दरअसल ये एक डेसिमल वैल्यू डबल वैल्यू है, तो इसलिए इसके साथ %f लिखा है, और डॉट के बाद %n, यानी कि यहाँ पर इसके बाद जो है कि जितने जीरो है वो सारे आपके सामने वहां पर प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा, दी ओनली रिक्वायरमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर आर दी %n कन्वर्जन कैरेक्टर्स। तो खैर हमारे पास जो है ये भी एक मेथड है फॉर्मेट का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट का काम करवा सकते हैं और जो है अपना डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब फॉर्मेटेड इनपुट, अब ये वो तरीका है कि यहाँ पर हम यूजर से किस तरीके से डेटा यानी कि इनपुट ले सके। जैसे कि सी के अंदर हम स्कैनफ से जो काम करते थे ना, कि यूजर किस तरह हमें हमसे डेटा लेगा, तो ये वो बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास होती है स्कैनर की, जिसके थ्रू हम ये काम कर रहे होते हैं, और इसके अंदर इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स पास हो रहे होते हैं, जो कि हमारे पास कोई ना कोई डेटा इनपुट का काम करवा रहे होते हैं, जिस तरह system.in। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक इनपुट स्ट्रीम होता है। तो अब हमारे पास स्कैनर का जो काम है, हम एक फॉर्मेट इनपुट के नाम से क्लास बनाते हैं, अच्छा जी, मेन फंक्शन, और इसके अंदर सबसे पहले हमने करना क्या है, एक स्कैनर जो कि एक बिल्ट इन क्लास है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहां पर ये एरर दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखा हुआ है ऐड इंपोर्ट फॉर java.util.scanner। हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है जो कि एक स्कैनर के नाम से बनी हुई है, हमें इसको इंपोर्ट करना है, क्योंकि ये इधर तो मौजूद नहीं है ना। अगर तो इधर मौजूद होती इसी पैकेज के अंदर, तब तो डायरेक्टली आ जाता है यहाँ पर। वो किस तरह, जिस तरह ये हमारे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफाइड डॉट जावा, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ पैकेज को, PKG मिसाल के तौर पे, और ये उठाकर इसके अंदर रख देता हूँ। ये बिल्कुल इसी तरह इस पैकेज के अंदर एक क्लास है हमारे पास, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर ये चाहूंगा कि ये क्लास हमारे पास शो हो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाइड, नहीं शो हो रही ना, तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, ऊपर इंपोर्ट करवाने पड़ेगा। इंपोर्ट, हमारे पैकेज का नाम क्या है, सॉरी, हम यहां पर लिखेंगे वेरिएबल्स डॉट, अच्छा नहीं, पीकेजी है ना, तो pkg डॉट फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। और अब यहां पर जो है
फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया, इसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह जिस तरह यहां पर हमने ये डिफाइन करा है, इसी तरह एक बिल्टन जिन्होंने जावा बनाई है उन्होंने पहले से आपके लिए एक स्कैनर की क्लास बना दी है और आपका टाइम जो है बचा लिया कि आपने अगर यूजर से इनपुट लेना होगा तो आपने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके कंस्ट्रक्टर, असल में ये जो होता है ना, ये कंस्ट्रक्टर होता है आपका, जो कि हर क्लास के साथ बन जाता है। जब क्लास बनती है ना तो उसका बैकएंड में कंस्ट्रक्टर भी एक बन जाता है, जो कि नजर तो नहीं आता लेकिन करता क्या है कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करता है, इस काबिल बनाता है कि ये ऑब्जेक्ट जैसे ही मैं एस डॉट लिखूं तो ये तमाम के तमाम फंक्शन जो इस क्लास से बने हुए हैं यूजेबल हो सके। सही है? अगर मैं ये चीज नहीं करता, मिसाल के तौर पे मैं कंस्ट्रक्टर को नहीं करता और अब मैं एस डॉट करता हूं तो ये हमारे पास फंक्शन तो शो कर रहा है लेकिन उनको इंस्टेंशिएट नहीं करेगा बैक हैंड में, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है? तो अब हमने करना क्या है, यहां पर सिंपल आपसे जो है क्या करवा रहे हैं, इंटर अ नंबर। अच्छा जी, अब यूजर से नंबर लेना है तो इसके लिए अब हमने करना क्या है, आपके पास यहां पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू एस डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन है नेक्स्ट इंटीजर जो कि यूजर से कोई भी इंटीजर वैल्यू लेता है। ठीक है? मैं जब यहां पर अगर इसको प्रिंट करवाना चाहूं, किसको, और मैं इसको चलाता हूं, ये क्या बोल रहा है मुझे, इंटर अ नंबर, मैं एक नंबर टाइप कर दूं तो 45 इसने यहां पर हमें प्रिंट करवा दीजिए, यानी कि इसने यूजर से हमारा डेटा लेकर उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है? अब चाहे जितनी बड़ी एग्जांपल बनाए बुक को देखकर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किस तरीके से काम कर रहा है। अब जितने इनपुट लें बारी बारी, ठीक है, और इसको हम जो है रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहां पर पहले इंटीजर वैल्यू ली है, उसके बाद क्या करा है इसने, एक फ्लोट वैल्यू ली है, उसके बाद क्या करा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन यूज होता है और स्ट्रिंग वैल्यू के लिए डॉट नेक्स्ट फंक्शन यूज होता है। ठीक है? और उसके बाद वैल्यूज इंटर डार और तीनों वैल्यूज को उन्होंने क्या करा दिया, प्रिंट करवा दिया जो भी हम दे रहे हैं। ठीक है? अभी देखो प्रोग्राम कहां तक चला है, इंटर आ नंबर, तो प्रोग्राम यहां तक चला है सिर्फ, और यहां पर आकर रुक गया है कि हमने कोई वैल्यू देनी है, यहां पर आकर रुका है प्रोग्राम। तो मैं यहां पर लिखता हूं 100 लिखकर जैसे इंटर करूंगा वो इसको क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा, क्योंकि ये मैंने लिखा था, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है बेटा, और अब जो इसको चलाता हूं, और ये गलत लिखा हुआ कमेंट करना, इंटीजर वैल्यू नहीं डेसिमल वैल्यू लेगा, ऐसा ही है ना, फ्लोट तो डेसिमल वैल्यू लेता है। तो खैर दोबारा इसको चला लेते हैं एक मरतबा में, 100 इंटर अ डेसिमल वैल्यू, अब कहां पर आकर रुका हुआ है, यहां पर आकर 0.63 इंटर अ स्ट्रिंग अली। ठीक है? तो इंटर करता हूं तो इसने पहले वो दोनों वैल्यूज और तीनों वैल्यूज ने प्रिंट करवा दी। ठीक है? तो ये जो है हमारे पास एक इसकी छोटी सी एग्जांपल थी, किसकी, स्कैनर की।
अब जो आप इनको आप 2 नंबर लें, इनको प्लस करवा दें, माइनस करवा दें, मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करवाएं, तो ये अब आपका जो है आप ये आपके हाथ में आप ये चीज़ करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।